हेलो गाइस, कैसे हो सभी। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज हम लेकर के आ गए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर नंबर 5 जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट। मतलब आज की वीडियो में हम लोग खरगोश के पाचन तंत्र के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। काफी अच्छे मैं डायग्राम यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो कि आपको अगर नोट्स बना रहे हो तो उसके लिए वेरी यूजफुल होगा। ये हम लोग का लायन बैच है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। मैं आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी दे दूंगी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे ऑलरेडी सिस्टम मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर किसी भी टॉपिक को बीएससी जूलॉजी का नॉलेज अड्डा लायन बैच के नाम से भी सर्च करोगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएंगे। तो चलेगा इसे स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग आज का वेरी इजी टॉपिक, जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट, है ना। तो अभी तक हम लोग का काफी सारा सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, तो फाइनली हम खरगोश के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर आते हैं। तो बाकी की तरह ही इसे भी अगेन दो भागों में बांट दिया गया है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को। सबसे पहला आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल खरगोश के माउथ से स्टार्ट होता है और नीचे एनस पर जा करके, मतलब जो मलाशय है उन पर जा करके खत्म हो जाता है। तो ये एक लंबी कुंडित नली होती है। कौन? एलिमेंट्री केनाल। एलिमेंट्री केनाल के अंतर्गत काफी सारे पॉइंट्स यहाँ पर अब मैं आप लोगों को बताऊंगी आज के वीडियो में। चलिए देखते हैं। सबसे पहला होगा मुख ग्रासन गुहिका, जिसे हम लोग कहते हैं बकोफेरिंजियल कैविटी। आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए साथ साथ। जो भी पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ उसको आप लोग रफली नोट करते जाना। इससे क्या होता है ना, आपको याद रहेगा। जैसे आप वीडियो पूरा देख लिए ना तो फिर आपको याद रहेगा गाइस वो पॉइंट। दूसरा है इसोफेगस, तीसरा है स्टमक और चौथा है इंटेस्टाइन। तो खरगोश के एलिमेंट्री केनाल में ये चार मुख्य बातों को हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। बहुत सारे, वैसे तो खरगोश में बहुत सारे ग्लैंड पाए जाते हैं, है ना। सेलेवरी ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया, लेकिन जो मेन सबसे बड़े बड़े ग्लैंड होते हैं वो है लीवर, यकृत और दूसरा अग्नाशय। हालांकि मैं बीच बीच में आप लोगों को बहुत सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में बताते जाऊंगी, लेकिन ये सबसे मुख्य ग्लैंड होती है खरगोश में। आया समझ में आप लोगों को इतना? चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ मुख ग्रासन गुहिका के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट है एलिमेंट्री केनाल का हम लोग का मुख ग्रासन गुहिका, जिसे हम लोग कहते हैं बकोफेरिंजियल कैविटी। तो देखो बकोफेरिंजियल कैविटी में क्या क्या आता है, देखिए यहाँ पर। पहला तो ओरल कैविटी, मतलब मुख गुहिका, लिप्स, जो भी रैबिट के लिप्स वगैरह है। वैसे मैं पूरा आपको डायग्राम दिखाऊंगी, सो डोंट वरी। इनके तीठ, दांत, जीभ, लार ग्रंथि मतलब सेलेवरी ग्लैंड और ग्रसनी फेरिंग्स। तो ये जितने भी पॉइंट्स है ना गाइस, जितने भी इसके अंदर जो जो पॉइंट्स होगा वो सब आप लोग किसके अंतर्गत लिखोगे? मुख ग्रासन गुहिका बकोफेरिंजियल कैविटी के अंतर्गत लिखोगे। और ये हमारे एलिमेंट्री केनाल का सबसे प्रथम भाग होता है, क्योंकि देखो जो भी खाना वगैरह डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी खाना वगैरह खाएंगे, जो खरगोश है वो माउथ से ही तो स्टार्ट करेंगे ना, तो ये इसका सबसे पहला पार्ट होता है। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख सकते हो, मैंने बहुत मुश्किल से डायग्राम निकाला है। यहाँ पे देखो एक रैबिट है जो कि अपना माउथ को थोड़ा ओपन करके रखा हुआ है। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर दिख रहा होगा, है ना। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो मैं बात करूं इनके ओरल कैविटी की। तो ओरल कैविटी में क्या क्या आता है, मुख गुहिका में क्या क्या आता है। तो देखो ये खरगोश के जो लिप्स हैं, अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा तो मैं बता दूं कि जो रैबिट होते हैं ना उनमें लिप्स भी प्रेजेंट होते हैं। जी हाँ, इनमें लिप्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे लिप्स होते हैं ना, उसी तरीके से इनमें मोटी सी लिप्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो रैबिट हैं उनके लिप्स से लेकर के, उनके तीठ से लेकर के, उनके गम मतलब जो मसूड़े हैं, और मसूड़ों के अंदर जो तालू है मतलब जो जीभ है, और वो सारे इन ओरल कैविटी ही कहलाते हैं। आया समझ में? मुख गुहिका के अंतर्गत ये सभी चीज आते हैं। अब एक और पॉइंट होता है फेरिंग्स वाला पॉइंट। जो फेरिंग्स वाला पॉइंट है वो ओरल कैविटी के जस्ट बाद स्टार्ट होता है। जैसे कि हम लोग का फेरिंग्स यहाँ पर है ना, सेम खरगोश का भी वैसा ही रहता है। ओरल कैविटी के जस्ट बाद उनका फेरिंग्स मतलब ग्रसनी स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ आपको? चलिए थोड़ा सा मैं इसको वापस बैक करती हूँ। अब यहाँ पर ओरल कैविटी तो आप लोग समझ गए। ओरल कैविटी के अंतर्गत वेस्टिब्यूल आते हैं गाइस। वेस्टिब्यूल क्या होता है, जो मैं बताइए आप लोगों को, इनका लिप्स हो गया, इनके तीठ हो गए, इनके मसूड़े हो गए, और जो अपर तालू वगैरह है वो सभी ओरल कैविटी के अंतर्गत आते हैं। वैसे नोट्स में मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट लिखा हुआ है, तो सो डोंट वरी, है ना। अगला देखो यहाँ पर लिप्स। लिप्स की मैं बात करूं
तो जैसे कि मैंने बताया कि रैबिट में भी लिप्स पाए जाते हैं, बट इसमें एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इनके लिप्स में क्या पाए जाते हैं, लेबियल ग्लैंड पाए जाते हैं। नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रैबिट के जो लिप्स होते हैं उनमें क्या पाए जाते हैं, लेबियल ग्लैंड पाए जाते हैं। क्या काम आते हैं लेबियल ग्लैंड, ये जो लेबियल ग्लैंड होते हैं ना, वो रैबिट के जो लिप्स हैं उनको गीला रखने का काम करते हैं। वहां से म्यूकस सीक्रेट होता है, श्लेष्मा वहां से सीक्रेट होता है। और म्यूकस का काम क्या होता है गाइस, जो म्यूकस होते हैं वो किसी भी चीज को नरम करते हैं या फिर वहां गीला रखने का कार्य करते हैं। तो इनके लिप्स में लेबियल ग्लैंड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, जिसे हम लोग ओष्ठ ग्रंथि भी कहते हैं, लिप्स ग्लैंड भी कहते हैं। इस अगला हमारा आता है दांत या तीत। तो रैबिट तीत तो आप सभी देखे होंगे। यहाँ पर देखो ये डायग्राम है, आप ये डायग्राम पे स्क्रीनशॉट लेके इसे बना भी सकते हो, काफी अच्छा डायग्राम है। अगर आप लोगों ने रैबिट देखा होगा, खरगोश देखा होगा, तो देखना उनमें कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। और सबसे फेमस रैबिट तीत होता है, सामने का जो दांत होता है वो बड़ा बड़ा रहता है। देखो ना, जो खरगोश होते हैं वो किसी भी चीज को कुतरने का काम करते हैं, वो अधिकतर जो भी चीज उनको मिलता है उसको कुतरना चालू करते हैं। तो रैबिट के जो सामने के दांत, जो सबसे बड़े बड़े दांत होते हैं, उसको रैबिट तीत कहा जाता है। तो वो जो तीत होता है वो आपका क्या कहलाता है, इंसिसर कहलाता है, इंसिसर कहलाता है। यहाँ पे देखो ये इंसिसर है, और इसे हिंदी में मैं बता दूं, इसे कृतंक दंत भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिखते जाती हूँ, है ना, कृतंक दंत। कृतंक दंत जो को क्या बोला जाता है, इंग्लिश में इंसिसर टीथ कहा जाता है। तो ये जो इंसिसर टीथ होते हैं वो खरगोश के सबसे सामने पाए जाते हैं, है ना। जो बड़े बड़े जो दांत शुरू में दिखते हैं ना, वही क्या है, इंसिसर टीथ होते हैं। ये काफी ज्यादा नुकीले होते हैं, और ये जो टीथ होते हैं, इनके सामने के टीथ वो किसी भी वस्तु को कुतरने के काम आते हैं, क्योंकि इनका जो सामने का जो टीथ होता है ना, वो हमेशा लगातार बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। इसलिए उन लोग सामान को कुतरते हैं ताकि वो घिसते रहे दांत। अगर उन लोग किसी चीज को कुतरना बंद कर देंगे ना, तो उनके दांत बहुत नुकीले और बड़े बड़े हो जाएंगे। तो ये चीज होता है इनका सामने का इंसिसर। अब इनकी संख्या कितनी होती है, कृतंक दंत की संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या टोटल होती है 6 नुकीले दांत होते हैं। 2 जोड़ी दांत ऊपर में पाए जाते हैं, मतलब जो टोटल 4 टीथ है वो इनके अपर साइड में, जो अपर जॉ है उसमें पाया जाएगा, और लोअर जॉ में 2 टीथ, मतलब 1 जोड़ी टीथ पाए जाते हैं। तो टोटल 4, 5, 6, हाँ, तो टोटल 6 जो टीथ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कृतंक दंत कहलाते हैं। और बता दूं, ये वाला डायग्राम आप लोग बना लेना, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, ये बुक में भी दिया होगा आपके। तो सामने जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो क्या है, इंसिसर टीथ है ना। अगला टीथ देखो, प्री मोलर और मोलर, प्री मोलर एंड मोलर, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो क्या है, प्री मोलर है, और जो हल्का सा क्रीम कलर का दिख रहा है वो क्या है, मोलर है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी नाम तो मुझे भी नहीं पता गाइस, बट इसे प्री मोलर और मोलर कहा जाता है। जो कि इसके जो मैक्सिला वाला बोन होता है ना, खरगोश का जो मैक्सिलरी बोन होता है उस साइड पाया जाता है, और जो सामने पाया जाता है वो इंसिसर टीथ होगा, है ना। इस चीज को आप लोग याद रखना। और प्री मोलर कितने होते हैं, 3, और मोलर भी कितने होते हैं, 3। तो ये इनकी नंबर है, बाकी नोट्स पे भी आप लोगों को अच्छे से दिख जाएगा। अब एक और दांत जो कि मैमल से पाया जाता है उसका नाम है कैनाइन। हालांकि ये वाला जो टीथ है वो रैबिट में नहीं पाया जाता, बट बहुत सारे ऐसे मैमल है, कैनाइन, है ना, कैनाइन टीथ। बहुत सारे ऐसे स्तनी वर्ग के प्राणी हैं जिनमें कैनाइन टीथ पाया जाता है, जैसे कि हम मनुष्य। जो सामने के जो इंसिसर टीथ होते हैं उनके आजू बाजू में देखना नुकीले दांत, 4 नुकीले दांत पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, कैनाइन कहा जाता है। हालांकि जो कैनाइन टीथ है वो खरगोश में अब्सेंट होते हैं, खरगोश में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इंसानों में पाए जाते हैं। और ये दांत का मेन काम होता है चीरने फाड़ने के लिए। जैसे कई लोग मांस वगैरह खाते हैं तो उनको चीरने फाड़ने के लिए कैनाइन जो टीथ होता है वो प्रेजेंट होता है, बट रैबिट में टीथ प्रेजेंट नहीं होता है। रैबिट में कौन कौन सा टीथ प्रेजेंट होता है, कृतंक दंत, इंसिसर टीथ होता है, और मोलर और प्री मोलर, है ना, मोलर और प्री मोलर टीथ प्रेजेंट होते हैं। आया समझ में आप लोगों को दांत के बारे में। अब चलिए हम लोग टंग के बारे में भी देख सकते हो, बहुत प्यारा सा टंग होता है रैबिट का। जैसे हम लोग का टंग होता है ना, वैसा सेम रैबिट का भी होता है टंग।
और जो रैबिट के टंग्स होते हैं वो उनको खाना को निगलने में और स्वाद लेने में, जैसे कि हम लोग के जीभ में स्वाद रहता है ना, हम लोग किसी भी चीज़ को टेस्ट कर पाते हैं, सेम जो रैबिट होते हैं वो भी किसी अपने खाने पीने की चीज़ों को टेस्ट कर पाते हैं, जीभ की सहायता से वो खाने पीने को निगल सकते हैं। और इनकी जीभ काफ़ी ज़्यादा मोटी और मांसलदार होती है ना, काफ़ी ज़्यादा मोटी और मांसलदार विकसित टंग जो है वो रैबिट में पाया जाता है। अगर आप एग्जाम में करोगे तो ये वाला डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको इनके टंग का, तो ये वाला डायग्राम मत बनाना, ये वाला डायग्राम आप लोग अपने एग्जाम में बनाना। और टंग के बारे में देखो, इनमें पेपिला पाए जाते हैं, बता दूं आपको, इनमें पेपिला पाए जाते हैं। यहाँ पर देखो जो वी शेप का दिख रहा है, वेट, जो वी शेप का दिख रहा है ये इनका टंग है। जो वी शेप का दिख रहा है वो क्या है, फिलीफॉर्म पेपिला है, फिलीफॉर्म पेपिला। इसका जो भी हिंदी नाम है गाइस मैं आपको नोट्स में दे दूंगी। दूसरा है फंगीफॉर्म पेपिला। तो ये सारे चीज को आप लोग याद कर लेना, कैसे कैसे आकृति का है। थोड़ा जूम करके मैं दिखा दूं ताकि आप लोग नोट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अलग अलग जो पेपिला है ना उनका शेप अलग अलग है ना। फिलीफॉर्म का देखो वी शेप का है, फंगीफॉर्म का थोड़ा सा राउंड है, और फोलिएट पेपिली थोड़ा सा ऐसे वाला है, इस तरीके से है, और सर्कमवेलेट पेपिली। तो ये पूरा आप लोग देख लेना और डायग्राम का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे क्या क्या बच गया हम लोग का, अब बचा है लार ग्रंथि जिसे हम लोग कहते हैं सैलिवरी। लार ग्रंथि सैलिवरी ग्लैंड के बारे में देखते हैं, बट उससे पहले मैं आप लोगों को बुक का फोटो दिखाना चाहती हूँ। बहुत सारे बच्चे लोग मुझे कमेंट किए थे कि कौन से बुक से आप पढ़ा रहे हो, और देखो ये है आपका राम प्रसाद एंड सन्स आरपी यूनिफाइड छत्तीसगढ़ प्रकाशन है ये, है ना। आप लोग जिस भी स्टेट से हो, खैर आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप मेरे नोट्स को लिख सकते हो, बुक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बट अगर आप छत्तीसगढ़ से हो या फिर अगर आप मध्य प्रदेश वगैरह से भी हो तो आप यूनिफाइड का बुक एक बार पढ़ के देखना। मुझे पर्सनली ये बुक अच्छा लगता है ना, राम प्रसाद एंड सन्स का मुझे अच्छा लगता है। और जैसे कि आप अगर छत्तीसगढ़ से हो, मैं आप मेरे वीडियो देखते हो ना, तो बुक खोल के आप लोग बैठ जाया कीजिए, क्योंकि मैं इसी बुक से पढ़ाती हूँ गाइस। और इस बुक में मतलब जितना आपके बीएससी में जितना चाहिए आपको वो पूरा इस बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 4 जोड़ी लार ग्रंथि पाया जाता है। देखो रैबिट का डाइजेस्टिव सिस्टम काफी ज्यादा लंबा चौड़ा है ना, तो उतना आपको एग्जाम में लिखने का भी समय नहीं रहता है। तो लार ग्रंथि क्योंकि उनमें पाया जाता है खरगोश में, तो केवल आप लोग कितने टाइप के 4 जोड़ी लार ग्रंथि है, केवल आप लोग इसका नाम याद कर लेना इंग्लिश में, नहीं तो हिंदी में भी आप लिख सकते हो। पहला है सबलिंगुअल ग्लैंड, दूसरा है इंफ्रा ऑर्बिटल, तीसरा है पैरोटिड ग्लैंड, और चौथा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो ये नाम याद कर लेना। और मैं तो आपसे यही बोलूंगी कि अगर आप बीएससी में पहुंच गए हो तो इंग्लिश की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आप जो भी डायग्राम बनाते हो आपको पता है कि आप उसका जो भी नॉमेनक्लेचर करते हो पूरे इंग्लिश में ही करना पड़ता है। तो आगे चल के आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोग पूरा इंग्लिश में नाम याद किया कीजिए, है ना। तो सैलिवरी ग्लैंड हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, सैलिवरी ग्लैंड हम लोग का कंप्लीट हो गया। लास्ट में हम लोग का आता है ग्रसनी, जिसे हम लोग कहते हैं फेरिंग्स। तो देखिए ओरल कैविटी के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाता है इनका फेरिंग्स रैबिट का, और जो फेरिंग्स होता है वो आगे चलकर इसोफेगस मतलब जो ग्रशिका होता है वहां पर जाकर के खुलता है। आगे मैं आप लोगों को इसोफेगस के बारे में ही बताने वाली हूँ, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसोफेगस के बारे में देख लेते हैं। तो फाइनली हम लोग का ये जो मुख ग्रासन गुहिका है ना वो कंप्लीट होता है, और इस पूरे जो पॉइंट है उसके अंतर्गत ये सारे चीजों को आप लोग क्या करोगे, कवर करोगे। काफी अच्छा नोट्स मैंने बनाया हुआ है, आगे चल के मैं आप लोगों को दे दूंगी। तो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम निकाला हुआ है गाइस, वही डायग्राम आप लोग क्या करना है अपने एग्जाम में बनाना। तो हम लोग आते हैं अब ग्रास नली, जिसे हम लोग कहते हैं इसोफेगस के बारे में। चलिए थोड़ा सा जूम करके मैं दिखाती हूँ कहाँ पे है इसोफेगस। तो देखिए एब्डोमिनल कैविटी मतलब जो डायफ्राम के नीचे एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, और आप देख रहे हो ये नलीनुमा संरचना है, ट्यूब के समान ये संरचना होता है जहां से खाना आता है और यहाँ पर स्टमक में कलेक्ट हो जाता है। अब देखिए हमारा डायफ्राम कौन सा है, ये जो चेस्ट वाला पार्ट है वो क्या डायफ्राम है, उसके नीचे एब्डोमिनल कैविटी स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या होता है, यहाँ से उनके डायफ्राम से होते हुए एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है कौन, इसोफेगस। तो चलिए इसोफेगस के बारे में कुछ चीजें देखते हैं, और एक बार मैं और आपको ये डायग्राम अच्छे से दिखा देना चाहती हूँ। इस डायग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगर रैबिट का आता है तो आप लोग इसी को बना लेना, ठीक है। चलिए ईसोफेगस के बारे में कुछ कुछ पॉइंट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। पहला है कि ये नलीनुमा संरचना है, ट्यूब के समान संरचना होता है और काफी मतलब इसे मांसल संरचना होता है और आसानी से ये फूड के अकॉर्डिंग वो फैल सकता है। जैसे कि अगर जो रैबिट है वो फूड वगैरह खा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग अपने जो एरिया है उसको वो बड़ा कर सकते हैं। काफी ज्यादा लचीला होता है ईसोफेगस, है ना। सेकंड चीज ये है कि एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, जिसको मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। बाईं और उदर गुहा के बाईं ओर ये एब्डोमिनल कैविटी जो है वो प्रेजेंट रहता है। नो एनी ग्लैंड्स, इसमें कोई बड़ा ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि सिलाइवरी ग्लैंड, ये सब ग्लैंड उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। केवल म्यूकस ग्लैंड, श्लेष्म ग्रंथि जो होता है वो प्रेजेंट होता है। वो इसलिए होता है ताकि जो भोजन है वो थोड़ा सा गीला हो सके और आसानी से वो स्टमक तक जा सके। सोचिए अगर उसमें कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं रहेगा, भोजन गीला नहीं होगा, तो फिर वो नीचे स्टमक तक कैसे आएगा। तो इस वजह से इसमें केवल म्यूकस ग्लैंड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, बाकी ऐसा कोई बड़ा ग्रंथि, बड़ा ग्लैंड इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट है ईसोफेगस के बारे में। चलिए अब हम स्टमक के बारे में तो चलिए इस ईसोफेगस तो आप लोग समझ गए। ईसोफेगस के जस्ट बाद स्टार्ट हो जाता है इनका स्टमक, जिसे हम लोग कहते हैं अमाशय। तो देखिए यहाँ पर ये भी लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है जो इनका स्टमक होता है। थोड़ा सा ये वाला डायग्राम देखिए, आपका बड़ा वाला डायग्राम। तो देखिए जो स्टमक होते हैं ना उनको 3 भागों में बांट दिया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला होता है कार्डियक स्टमक। तो कार्डियक स्टमक कहाँ पर है, देखो ये वाला हिस्सा, ये डॉट डॉट दिख रहा है, वेट, यहां से लेकर के ये वाला हिस्सा का क्या कहलाता है, कार्डियक स्टमक कहलाता है, जो कि स्टमक के लेफ्ट साइड में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और आपका दूसरे नंबर का जो स्टमक होता है वो क्या है, मतलब एक ही स्टमक है, उसका पार्ट्स की बात हो रही है यहाँ पे। दूसरा है पाइलोरिक स्टमक, है ना। पाइलोरिक स्टमक राइट साइड में प्रेजेंट रहता है, स्टमक के राइट साइड में पाइलोरिक स्टमक जो है वो प्रेजेंट रहता है। और अगला है, थर्ड नंबर में है आपका फंडस, है ना। तो ये जो हिस्सा है फंडस वाला हिस्सा वो स्टमक के नीचे साइड में जो है वो प्रेजेंट रहता है, ठीक। अब जो स्टमक को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, आखिर क्यों किया गया, तो इसका मेन कारण ये है कि जो ये अलग अलग भाग है वो अलग अलग टाइप का जो है वो ग्लैंड इसमें प्रेजेंट है। देखो यहाँ पर जो कार्डियक भाग है उसमें कार्डियक ग्लैंड प्रेजेंट है, ये वाला देख रहे हो, ये कार्डियक ग्लैंड है ना। और ये जो कार्डियक ग्लैंड होता है वो कोई किसी टाइप का वैसे जूस वगैरह सीक्रेट नहीं करता है, वो हल्का फुल्का म्यूकस बस सीक्रेट करता है ग्लैंड। दूसरा है पाइलोरिक ग्लैंड। तो जो पाइलोरिक ग्लैंड होता है वो गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करने में हेल्प करता है। क्या बताई मैं, जो पाइलोरिक ग्लैंड है वो गैस्ट्रिन नाम का हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि HCl सीक्रेट करने के लिए अमाशय को उत्तेजित करता है। और अगला है आपका फंडिक ग्लैंड। ये ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करते हैं। आपको पता है गैस्ट्रिक जूस कितना इंपॉर्टेंट होता है भोजन को, भोजन को डाइजेशन के लिए गैस्ट्रिक जूस वेरी इंपॉर्टेंट है। HCl और एंजियोलाइटिक एंजाइम, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ये वाला जो फंडिक वाला पार्ट होता है ना, फंडिक ग्लैंड, वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। तो ये है गाइस कुछ स्टमक के बारे में छोटी मोटी बातें, ठीक है। स्टमक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इंटेस्टाइनल वाला जो इसका पार्ट है उसमें हम लोग आ जाते हैं। इंटेस्टाइन, जैसे कि आपको पता है जो इंटेस्टाइन होता है वो उनके 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले छोटी आंत और दूसरा बड़ी आंत, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। तो चलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाती हूँ, आई होप आप लोगों को क्लियरली डायग्राम शो होंगे, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग डायग्राम को थोड़ा जूम करते हैं, बहुत इजी है और इसकी प्रैक्टिस करना आप लोग डायग्राम बनाने की, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छोटी आंत के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। इस स्मॉल इंटेस्टाइन को अगेन 2 भागों में बांटा गया है, डिओडिनम और इलियम। तो चलिए देखते हैं हम लोग, इसको 3 भागों में बांटा गया है, डिओडिनम, जेजुनम और इलियम। तो ये स्टमक यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टमक के बाद ये जो आपको यू शेप का दिख रहा है ना ट्यूब, जो यू शेप का ट्यूब दिख रहा है, ये क्या है, छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, आगे और भी ये बताऊंगी। तो जो यू शेप का दिख रहा है वो हमारा क्या कहलाता है, डिओडिनम कहलाता है। आया समझ में। जो स्टमक के बाद जो यू शेप का जो आपको ट्यूब दिख रहा है वो डिओडिनम कहलाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। और डिओडिनम के बीच में क्या होता है, पैंक्रियास होता है, जो कि एक प्रकार का ग्लैंड है। तो पैंक्रियास कहाँ पर प्रेजेंट होता है,
डिओडिनम के बीच में प्रेजेंट होता है। अब डिओडिनम तो यू शेप का ट्यूब हो गया, इसके बाद जो कुंडलित नली दिख रहा है, मुड़ा मुड़ा जो ट्यूब दिख रहा है, वो छोटी आंत के आगे का पार्ट है ना, जो कि क्या है, जेजुनम और इलियम। ये वाला पार्ट आपका जेजुनम है, ये मध्य वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट है जेजुनम जो हम बोलते हैं, और इलियम जो है वो सबसे लास्ट वाला पार्ट है। तो कुंडलित नलिका होता है। तो ये है क्या, हमारा छोटी आंत। ये जो कुंडलित नलिका है इलियम, उसमें काफी सारे विलाई पाए जाते हैं। ये जो विलाई क्या करते हैं, भोजन को, मतलब जो भोजन हमको पता है कि जो इंटेस्टाइन होता है उसमें जो फूड है वो क्या होता है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है, वो शोषण होता है। तो अवशोषण के क्षेत्र में वो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, है ना। अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं, अब आगे का जो हिस्सा दिख रहा है मैं थोड़ा अलग कलर के पेन से ड्रॉ करती हूँ। चलिए पर्पल कलर से। ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब बड़ी आंत अब आने वाला है। तो बड़ी आंत को भी 3 भागों में बांट दिया गया है। पहला है सीकम, दूसरा है कोलोन और तीसरा है रेक्टम। तो चलिए देखते हैं सीकम कौन सा है। यहाँ पे देखो मोटा कुंडलित नलिका दिख रहा है आप लोगों को, एकदम घुमावदार टाइप से रिबन टाइप दिख रहा है। ये क्या है, सीकम कहलाता है, जो कि 45 सेंटीमीटर लंबा रहता है ना, और मोटा रहता है, ये भाग है ना। अगला है कोलोन। कोलोन भी 45 सेंटीमीटर लंबा होता है, जो ब्लैक ब्लैक टाइप से दिख रहा है ना, ये क्या है, कोलोन कहलाता है। और ये बड़ी आंत का मिडिल वाला पार्ट है, ये भी 45 सेंटीमीटर रहता है। अगला आता है रेक्टम। रेक्टम जो है वो थोड़ा सा पतला रहता है और थैली के रूप में ये फूला रहता है, ऐसे इस टाइप से थैली थैली टाइप से बना रहता है। और ये हिस्सा क्या कहलाता है, आपका रेक्टम कहलाता है। रेक्टम के बाद आता है एनस। आया समझ में। और जो भी स्टूल वगैरह, टॉयलेट वगैरह है, वो इसी से एनस से जो है वो पास हो जाता है। आया क्या समझ में आप लोगों को। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है रैबिट का, वो ओरल से स्टार्ट होते हुए ओरल कैविटी, देन टंग, टीथ, सैलिवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड इनके बहुत सारे पार्ट। तो बहुत इजी है, लिख लोगे आप लोग, है ना। चलिए अब हमारा क्या बचा हुआ है, लीवर बचा हुआ है और पेंक्रियास बचा हुआ है, वो मैं आप लोगों को दोनों एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब चलिए हम लोग देखने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, जो पाचक ग्रंथियां होती है और हमारे शरीर की भी सबसे बड़ी, जो स्तनी वर्ग होते हैं उनके साथ शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, वो लीवर ही होती है ना। तो देखो यहाँ पर जो रैबिट का जो लीवर होता है, वो उसको उन्होंने 2 लोब से बांटा गया है। सबसे पहले राइट लोब और दूसरा लेफ्ट लोब। तो चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट लोब की बात करते हैं। जो लेफ्ट लोब होता है वो अगेन 3 पार्ट में बटा होता है। मैं ग्रीन कलर के पेन से ड्रॉ कर रही हूँ। ये लीवर है और यही डायग्राम आपको बनाना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। यही डायग्राम आपको बनाना है। जो इनका जो लेफ्ट लोब रहता है वो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है। देखो सबसे पहला है लेफ्ट सेंट्रल लोब। पहला ऐसा बनाओगे, बिल्कुल फ्लावर टाइप बनाना है आपको डायग्राम। लेफ्ट सेंट्रल लोब, देन सेकंड नंबर में लेफ्ट लेटरल लोब और थर्ड नंबर में है स्पीजेनियल लोब, है ना। तो 3 टाइप का लोब होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और ये सब क्या है, आपका लेफ्ट लोब है, लीवर का लेफ्ट लोब है। अब लीवर के राइट लोब की तरफ हम आते हैं। राइट लोब को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है राइट सेंट्रल लोब, इसे अलग मैं पर्पल कलर के पेन से करती हूँ। लेफ्ट राइट सेंट्रल लोब, ये है आपका राइट सेंट्रल लोब और ये है कॉर्डेट लोब, है ना। तो ये क्या है, आपका राइट लोब है। तो राइट लोब को 2 भागों में और लेफ्ट लोब को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। अब लीवर की हम बात करें तो लीवर जो है वो चॉकलेटी कलर का एक ग्लैंड होता है, काफी बड़ा ग्लैंड होता है। और लीवर के पास ही प्रेजेंट होता है क्या, गाल ब्लैडर। यहाँ पे देखो ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है ना, वो क्या है, येलो कलर के पेन से मैं ड्रॉ करती हूँ। ये हिस्सा क्या है, पूरा गाल ब्लैडर है, जो कि लीवर के पास ही क्या रहता है, जुड़ा रहता है। वैसे लीवर के बारे में ये डायग्राम काफी अच्छा है, और भी कुछ चीजें हैं जो कि मैंने नोट्स में ऑलरेडी लिखा हुआ है। लास्ट में आपका आता है पेंक्रियास। मैंने बताया था डिओडिनम के बीच में पेंक्रियास पाया जाता है, पिंक कलर का ग्लैंड होता है और वहां से भी कुछ जूस वगैरह सीक्रेट होते हैं। तो नोट्स में अब आप लोग देख लीजिए, काफी लंबा बन गया आज का वीडियो, तो आप लोग नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट होता है। और एक चीज और बता दूं, मैं एग्जाम में ना कंपैरिजन पूछते हैं, मैं आप लोगों को पहले से ही बता रही हूँ।
कंपेयर किया जाता करने के लिए पूछते हैं। जितने भी मैं आप लोगों को बताई ना, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो रैबिट हो, चाहे वो छिपकली हो, जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम है सबका आप लोग कंपैरिजन कर लेना, है ना। वो कंपेयर करने के लिए एग्जाम में आता है। आ रहा समझ आप लोगों को? तो फाइनली हम लोग का ये चैप्टर कंप्लीट होता है और डाइजेशन का जो फिजियोलॉजी है इसका मैं एक और बता दूंगी, देन ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये चैप्टर आप लोगों को समझ में अच्छे से आया कि नहीं।